एक 24 साल की जवान लड़की जो एक नौकरी की तलाश में अपने गांव को छोड़ करके एक अनजान शहर में जाती है। हालांकि उस अनजान शहर में उसे नौकरी नहीं मिलती है, बल्कि 8 महीनों तक नौकरी करती है और जो भी पैसा कमाती है अपने परिवार को भी भेजती है। पर जैसे ही 8 महीने का समय गुजरता है, एक दिन थाने से खबर दी जाती है कि दरअसल तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी गई है। और पुलिस जब इस हत्या की वजह बताती है तो लड़की के परिवार वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। दरअसल लड़की के परिवार का हर सदस्य पुलिस को एक ही जवाब देता है कि साहब, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। काश कि अगर लड़की के परिवार वालों ने अपनी बेटी की अगर सही तरीके से देखरेख की होती तो शायद वो लड़की आज इस दुनिया में ज़िंदा होती। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की। दरअसल नोएडा का एक थाना पड़ता है खोड़ा, और इसी खोड़ा का एक इलाका आता है बंदना इनक्लेव। बंदना इनक्लेव के अंतर्गत एक 4 मंजिला मकान है जिसके अंदर लगभग 33 कमरे हैं। दरअसल इस पूरे मकान में जो टोटल किराएदार रहते हैं, जिसमें से कुछ तो सिंगल है और कुछ अपने परिवार के साथ रहते हैं। दरअसल इस मकान के अंदर जितने भी किराएदार होते हैं वे सब के सब कोई गाज़ियाबाद, कोई नोएडा, तो कोई दिल्ली में जॉब करने वाला है। इसलिए सुबह सुबह लोग अपनी ड्यूटी को चले जाते हैं और देर रात तक को ही अपने घर पे वापस आते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 12 जून की रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास। दरअसल इसी मकान के 4थे मंजिल पे जब कुछ किराएदार अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें कुछ बदबू महसूस होती है। 4थे फ्लोर के किराएदार जब सच्चाई जानने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सीढ़ियों के माध्यम से एक लड़का अपने हाथ में काफ़ी भारी ट्रॉली बैग लेकर के नीचे उतर रहा था। दरअसल वो बदबू जो उसी ट्रॉली बैग से आ रही थी। हालांकि किराएदार जब उस लड़के को देखते हैं तो उसे पहचान नहीं पाते हैं, पर किराएदार जब उस लड़के से उस ट्रॉली बैग के बारे में पूछताछ करते हैं, वो लड़का कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है और सबको झिड़क देता है और ट्रॉली बैग लेकर के नीचे उतरने लगता है। वो किराएदार भी उस लड़के के साथ नीचे की तरफ आते हैं और जब ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचते हैं उसे घेर लेते हैं और सबसे पहले इस बात की जानकारी मकान केयरटेकर राधे मोहन त्रिपाठी को देते हैं। मकान केयरटेकर राधे मोहन त्रिपाठी जब वहाँ पे पहुँचता है, उस लड़का को देखकर पहचान जाता है, जिसका नाम है शिवम बिरदी। शिवम जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो इस मकान में पिछले 8 महीनों से किराए पर रह रहा था। राधे मोहन भी जब शिवम से उस ट्रॉली बैग के बारे में पूछता है, शिवम राधे मोहन को कोई जवाब नहीं देता है और सामने जो लाल रंग की कार खड़ी होती है उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। पर जैसे ही अंदर बैठता है, किराएदार चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे वहां से जाने नहीं देते हैं। इधर मकान केयरटेकर राधे मोहन को भी लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, इसीलिए इस बात की जानकारी खोड़ा थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, इससे पहले कि पुलिस उस मकान के पास पहुँच पाती, इधर शिवम कार से बाहर निकलता है, लोगों से कुछ बातचीत करता है और मौका देखकर वहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि शिवम जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है, कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शिवम वहाँ से भाग जाता है। आखिरकार थोड़ी देर के बाद जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, सारे किराएदार ये पूरी बात पुलिस को बताते हैं। उसके बाद से पुलिस कार के अंदर से उस ट्रॉली बैग को निकालती है और जैसे ही ट्रॉली बैग को खोलती है तो अंदर का नज़ारा देख हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल उस ट्रॉली बैग के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ा हुआ था। हालांकि मकान केयरटेकर राधे मोहन जब उस लड़की की डेड बॉडी को देखता है तो देखने के बाद उसकी पहचान कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इसका नाम ज्योति है और ज्योति कोई और नहीं बल्कि शिवम की ही पत्नी है। राधे मोहन जब ज्योति की पहचान कर लेता है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले इस बात की जानकारी अपने सीनियर अधिकारी को देती है और साथ ही साथ राधे मोहन को लेकर के घर के 4थे मंजिल पे शिवम के कमरे पे जाती है तो देखती है कि कमरे के बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। पुलिस ताले को तोड़ देती है और कमरे के अंदर जब एंट्री करती है तो मालूम चलता है कि कमरे की बेहतर तरीके से साफ़ सफाई की गई थी। हालांकि पुलिस जब कमरे की तलाशी लेती है तो आखिरकार कमरे के अंदर से एक ऐसा पेपर मिल जाता है जिस पे ज्योति का एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ था, बल्कि उसके भाई के नाम के साथ साथ उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। ज्योति के भाई का नाम है लोधी सिंह, जो पंजाब के लुधियाना शहर का रहने वाला है।
पुलिस सबसे पहले ज्योति के भाई लोधी सिंह के नंबर पर फ़ोन करती है और ज्योति की हत्या के बाद लोधी सिंह से बताती है। साथ ही साथ लोधी से कहती है कि जितनी जल्द हो सके तुम नोएडा के खोड़ा थाने में पहुंच जाओ। उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर शिवम के बारे में मकान केयरटेकर राधे मोहन से पूछताछ करती है। राधे मोहन पुलिस वालों से कहता है कि साहब शिवम इस मकान में 8 महीने पहले किराए पर रहने के लिए आया था। दरअसल उसके बारे में मैं और कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ। पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद से ज्योति के भाई लोधी का इंतज़ार करने लगती है कि जब तक लोधी थाने नहीं पहुँच जाता पुलिस इस केस में आगे नहीं बढ़ सकती थी। आखिरकार अगले दिन 13 जून को सुबह सुबह ही ज्योति का भाई लोधी खोड़ा थाने में पहुँच जाता है। पुलिस सबसे पहले लोधी को लेकर के हॉस्पिटल में जाती है और ज्योति की डेड बॉडी को दिखाती है। लोधी जब ज्योति की डेड बॉडी को देखता है तो देखकर पहचान कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही छोटी बहन ज्योति है। आखिरकार ज्योति की शिनाख्त हो जाती है। लोधी जब अपनी बहन की शिनाख्त कर लेता है उसके बाद से पुलिस ज्योति के बारे में लोधी से पूछताछ करती है। इस पर लोधी पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, पिछले साल के अक्टूबर महीने में मेरी बहन एक नौकरी की बात करके इसी दिल्ली शहर में आई थी। दरअसल उसको दिल्ली आए हुए अभी 8 ही महीने हुआ था। जब वो दिल्ली के लिए आई थी तो बता करके आई थी कि दिल्ली उसे एक बेहतर नौकरी मिल गई है, जो पैसा कमा रही थी, पैसा घर पे भी भेज रही थी और हर रोज़ परिवार वालों से बातचीत भी कर रही थी। जब हमने उससे पूछा था कि तुम दिल्ली में कहाँ पे रह रही हो तो बता रही थी कि मैं अपने एक सहेली के साथ रह रही हूँ। लेकिन इन 8 महीनों में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ना तो दिल्ली में आया और ना ही ये जानने की कोशिश किया कि ज्योति किसके साथ रह रही है। आखिरकार ज्योति की जब हत्या हो जाती है तब लोधी को मालूम चलता है कि दरअसल उसकी बहन शिवम के साथ में रह रही थी। लोधी जब ये सारी बात पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस अब लोधी के तहरीर पे धारा 302 के तहत शिवम के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है। उसके बाद से पुलिस अब शिवम को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अब शिवम को ढूंढने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है और जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन 14 जून को इधर नोएडा के लेबर चौक से एक व्यक्ति खोड़ा थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, लेबर चौक पे ही शिवम मौजूद है। दरअसल हमने उसे पकड़ रखा है। वो व्यक्ति जैसी इस तरह की बातें पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस भी बिना वक्त गंवाए अपनी टीम के साथ लेबर चौक पे जाती है और वहाँ से शिवम को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब शिवम को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब शिवम से ज्योति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो शिवम पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ज्योति की हत्या मैंने किया नहीं है बल्कि ज्योति ने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दरअसल शिवम पुलिस वालों को बताता है कि साहब, 9 जून को रात्रि के वक्त जब मैं ड्यूटी से अपने घर पे पहुंचा था, मैं काफ़ी नशे के हालत में था। जब मैं घर पे पहुंचा, शराब पीने की वजह से मेरी ज्योति के साथ में झगड़े तकरार शुरू हो गया। ज्योति के साथ में जब झगड़े तकरार शुरू हुआ, मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। इसी वजह से ज्योति इस प्रकार से गुस्से में आ गई कि गुस्से में ही वो बाथरूम में गई और फिर अपने गले में रस्सी बांधकर वहीं पे लटक गई। करीब रात्रि के 12 बजे के आसपास जब मैं होश में आया और जब ज्योति को कमरे में नहीं पाया, मैं उसे ढूंढते हुए बाथरूम में गया जहाँ पे मुझे उसका डेड बॉडी मिला। उसकी डेड बॉडी को देखकर मैं भी काफ़ी डर गया और पुलिस से बचने के लिए 2 दिन तक इंतज़ार किया और आखिरकार 2 दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी को ट्रॉली बैग में भर करके मैं उसे ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था। तभी लोगों ने मुझे पकड़ लिया। शिवम जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस को शिवम के बातों पे यकीन नहीं होता है क्योंकि ज्योति के शरीर पे एक गहरा घाव भी था। पुलिस जब शिवम से उस घाव के बारे में पूछताछ करती है, इस पे शिवम पुलिस को कोई जवाब नहीं देता है। इसीलिए पुलिस अब शिवम के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अब शिवम भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ज्योति आत्महत्या नहीं की है बल्कि मैंने ही उसकी हत्या किया है। पर शिवम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग 2 साल पहले। शिवम, जो मूल रूप से पंजाब के लुधियाना शहर के रहने वाला है। शिवम के पिता का नाम है जगदीश विरदी। जगदीश जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और थोड़े बहुत पैसा कमाते हैं। दरअसल जगदीश के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा
इकलौता बेटा शिवम ही है। दरअसल शिवम जो 2 साल पहले लुधियाना से ही अपनी बीएससी की पढ़ाई कर रहा था, करीब 2 साल पहले लुधियाना के एक सैलून से होकर के जब गुजर रहा था तो सैलून के सामने पहली बार वो ज्योति को देखता है। शिवम जब पहली बार ज्योति को देखता है तो ज्योति की खूबसूरती देख वहाँ पे रुक ही नहीं जाता है, बल्कि पहली नज़र में उसे पसंद भी कर लेता है। उसके बाद से अब शिवम ज्योति से बातचीत करने के बहाने उसके नज़दीक जाता है और ज्योति से सवाल करता है कि क्या इस सैलून में सिर्फ लड़कियों का ही बाल कटता है या फिर जेंट्स का भी। इस पे ज्योति शिवम को जवाब देते हुए कहती है कि इसमें दोनों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। अगर तुम्हें जब भी इसकी ज़रूरत पड़े पहले मुझे कॉल करना और तब यहाँ पे आना, क्योंकि मैं इसी सैलून में काम करती हूँ। उसके बाद से ज्योति अपना नंबर शिवम को दे देती है। शिवम बातचीत करते हुए ज्योति का नाम भी पूछ लेता है और उसका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। साथ ही साथ अपना भी मोबाइल नंबर ज्योति को दे देता है। उसके बाद से शिवम जब घर पे आता है किसी न किसी बहाने से ज्योति को फ़ोन करने लगता है। हालांकि कुछ दिन तक जब ज्योति से बातचीत करता है उसकी बातें कहीं ना कहीं ज्योति को भी पसंद आ जाती है और बातचीत करते करते शिवम और ज्योति के बीच में पहले दोस्ती होती है और आखिरकार प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। ज्योति और शिवम के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है उसके बाद से दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन 2 सालों में दोनों के परिवार वालों को किसी को नहीं मालूम चलता है और आखिरकार 2 सालों के बाद ज्योति और शिवम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी भी करने का फैसला कर लेते हैं। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, इधर शिवम का बीएससी की जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, शिवम ज्योति से कहता है कि मैं एक नौकरी की तलाश में दिल्ली शहर में जा रहा हूँ। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं तुम्हें भी वहाँ पे बुला लूँगा। अपने पास ले जाने के लिए जब कहता है, इधर ज्योति जो पहले से तैयार बैठी थी उसके साथ जाने के लिए हामी भर देती है। उसके बाद से शिवम एक नौकरी की तलाश में उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में आ जाता है और आखिरकार कुछ ही दिनों के बाद उसे वीवो कंपनी में नौकरी मिल जाती है। और जब नौकरी मिल जाती है उसके बाद से वंदना इनक्लेव के एक 4 मंजिला मकान में किराए का कमरा भी ले लेता है। जब 6 महीने का समय गुजरता है उसके बाद से ज्योति के भी नंबर पर फ़ोन करके उसे अपने पास बुला लेता है। ज्योति भी जब नोएडा शहर में आती है, जब थोड़ी सी कोशिश करती है, आखिरकार ज्योति को भी एक सैलून में नौकरी मिल जाती है। उसके बाद से ज्योति और शिवम लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। शुरू के 3-4 महीना तो बिल्कुल ठीक ठाक से गुजरता है, लेकिन जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है अब इधर शिवम ज्योति के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगता है। लेकिन शादी करने के लिए जब भी ज्योति से कहता है, ज्योति कोई ना कोई बहाना करके उसे टाल देती है। दरअसल 3-4 महीने का जब समय गुजरता है उसके बाद से ज्योति भी अब अपने काम से काफ़ी लेट होकर के अपने घर पे पहुंचती है। बार बार कहने के बावजूद भी जब ज्योति शादी के लिए तैयार नहीं होती है, अब इधर शिवम के दिमाग में ये शक पैदा हो जाता है कि शायद कहीं ज्योति का किसी और के साथ में प्रेम प्रसंग तो नहीं शुरू हो चुका है, क्योंकि शिवम को ये भी लगता है कि शायद इसी वजह से ज्योति उससे शादी नहीं करना चाहती है। इसीलिए ज्योति जब घर पे पहुंचती है, शिवम उसका मोबाइल लेकर चेक करने लगता है और जब उसका मोबाइल लेता है, ज्योति भी झिड़क करके उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है और अपना मोबाइल उसे चेक नहीं करने देती है, जिसकी वजह से शिवम को पूरा यकीन हो जाता है कि ज्योति का किसी न किसी और के साथ में प्रेम प्रसंग जरूर चल रहा है। आखिरकार 9 जून को रात्रि के वक्त शिवम जब अपने घर पे पहुंचता है, नशे की हालत में जाता है और उस दिन तय करके जाता है कि आज मैं सच्चाई पता लगा करके ही रहूँगा। करीब रात्रि के 11 बजे के आसपास ज्योति भी जब अपने कमरे पे पहुंचती है, शिवम उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और फिर उसका मोबाइल चेक करने लगता है। पर जैसे ही मोबाइल को छीनता है, इसी वजह से शिवम और ज्योति के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है और बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि शिवम गुस्से में ही अपने घर के अंदर से एक चाकू लेकर के आता है और उसी चाकू से ज्योति के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ज्योति की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। ज्योति की जब मौत हो जाती है, लगभग 2 घंटे तक उसके डेड बॉडी के पास ही बैठा रहता है और 2 घंटे के बाद जैसे ही उसका नशा उतरता है और जब ज्योति की डेड बॉडी को देखता है तो देखने के बाद एकदम से डर जाता है। दरअसल शिवम को अब समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अब ज्योति की डेड बॉडी को लेकर वो करे क्या। आखिरकार काफ़ी सोच विचार करने के बाद सबसे पहले ज्योति की डेड बॉडी को अपने कमरे के अंदर ही छिपा देता है
और फिर अपने कमरे की बेहतर तरीके से सफाई करता है। अगले दिन जब ड्यूटी के लिए जाता है, मार्केट से एक भारी ट्रॉली बैग खरीद करके लाता है और उसी ट्रॉली बैग में ज्योति की डेड बॉडी को पैक कर देता है और फिर एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है। जब 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 12 जून को सबसे पहले दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जाता है और वहाँ से सेल्फ ड्राइव कार एक किराए पर ले लेता है और ले करके रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास अपने कमरे पे पहुँच जाता है। और जब अपने घर पे जाता है, कमरे के अंदर से करीब 11 बजे के आसपास जब उस ट्रॉली बैग को ले करके सीढ़ियों के माध्यम से उतरना शुरू करता है, तब तक इधर ज्योति की डेड बॉडी लगभग सड़ चुकी थी और उसकी बदबू किराएदारों को महसूस हो जाती है। वाकई में शिवम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस शिवम के तहरीर पे उसे गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है नईम अहमद। नईम अहमद जो बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं प्रमोद कुशवाहा। प्रमोद कुशवाहा जो निवाड़ी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं रितेश कुमार ऋषिदेव। रितेश कुमार ऋषिदेव जो पूर्णिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं गौरव कश्यप। गौरव कश्यप जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं छगन दास। छगन दास जो खरड़ा बांध पाली राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।